हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब शुरू होने जा रहा है चुनाव धमाका, ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। हम असम से लेकर बंगाल तक, तमिलनाडु से लेकर केरल तक की चुनाव की उन धमाकेदार खबरों के साथ आए हैं जो बनी है अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। बंगाल कोल स्कैम केस में सीबीआई की पूछताछ में आज ऐसा क्या हुआ जो ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, यह मैं आपको बताऊंगा। आज बंगाल के लाल सलाम वाले गढ़ में गूंजा जय श्री राम का नारा। आखिरकार ये क्यों हुआ, इसके पीछे की राजनीति क्या है, इस ब्रेकिंग न्यूज की तमाम बारीकियां मैं बताऊंगा आपको। आज के सबसे बड़े चुनावी खबरों का विश्लेषण क्या है, यह भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे हम। बंगाल, असम और तमिलनाडु ले चलेंगे आपको, और चुनाव के 12 घंटे पहले इन राज्यों में क्या स्थिति है, इस पर भी हम लाइव आपके सामने हमारे संवाददाता बताएंगे जानकारियां। लेकिन सबसे पहले ममता बनर्जी का गढ़ कहे जाने वाले कोलकाता में क्या रहा चुनावी धमाल। तो बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर में आज सब कुछ था। एक्शन, रिएक्शन, गेम, ग्लैमर, हर तरह का तड़का लगा। बीजेपी हो चाहे टीएमसी, दोनों का फोकस चौथे राउंड पर है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा टॉलीगंज की है, जहां दीदी के मंत्री और मोदी के मंत्री में जोरदार टक्कर है। बंगाल चुनाव की अहमियत समझ सकते हैं कि मोदी के मंत्री बाबुल सुप्रियो को भी मैदान में उतारा गया है। उन्हीं के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो किया। रोड शो में जेपी नड्डा से संवाददाता पवन नारा ने बात की। बस 2 मिनट की बातचीत में आपको बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री के गढ़ में इस वक्त है जेपी नड्डा साहब रोड शो कर रहे हैं। बाहर जबरदस्त भीड़ है, साथ में बाबुल सुप्रियो हैं। सर, बॉलीवुड में डंका बजाने के बाद टॉलीवुड में दादा यहां से वोट मांग रहे हैं, भीड़ को देखकर क्या आकलन है आपका? देखिए, मैंने पहले कहा बंगाल की जनता ने ममता जी को नमस्कार करने का तय कर लिया है। टोलाबाजी, तुष्टीकरण, कटमनी, भ्रष्टाचार, तानाशाही, इसको लोग सिरे से नकार रहे हैं और आजादी की सांस लेना चाहते हैं। जो जिस तरीके से गुंडागर्दी की गई है उससे निजात चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यह भीड़ अपने आप में बता रही है कि जो लोग लंबे समय तक यहाँ टॉलीगंज में गुंडागर्दी कर रहे थे उनसे निजात चाहते हैं। और धूप में, गर्मी में इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए हैं, यह उत्साह बताता है कि टॉलीगंज समेत बंगाल में कमल की निशान की बहार है। आपके आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए ममता कहते हैं या तो पीएम महामानव है या फिर भगवान है। कैसे आंकड़े बता रहे हैं? आंकड़े जो हैं वो बड़े स्पष्ट शब्दों में बता रहे हैं, सर्वे भी बता रहे हैं। राजनीति में प्रधानमंत्री जी लंबे समय तक रहे हैं और हैं। उनको और हम सब लोगों को ये जनता की आवाज पहचानने में देर नहीं लगती। ये ममता ही हैं जो भुलावे में हैं। 2 तारीख को साफ हो जाएगा। जया बच्चन खुद टॉलीवुड में आ रही हैं, आज ममता बनर्जी के साथ स्टेज शेयर करेंगी। ममता बनर्जी ने बाकी दलों से सहयोग मांगा था। देखिए, प्रजातंत्र में सबको आने का अधिकार है, लेकिन जया जी उत्तर प्रदेश से सांसद बनी, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी था। 2019 में तो मुझे कहीं नहीं दिखी और यहाँ बंगाल में आई है, स्वागत है उनका। असर पड़ेगा? असर तो आप देख ही रहे हैं क्या पड़ने वाला है। आई हैं, उनका स्वागत है। बंगाल ने कमल के निशान पर मोहर लगाना तय कर लिया। तो जेपी नड्डा कह रहे हैं कि बंगाल ने कमल के निशान पर मोहर लाने का तय कर लिया है। जया बच्चन भले ही आए, उनका स्वागत है, लेकिन वो यूपी में असर नहीं कर पाई, तो बंगाल में क्या असर करेंगी? इस तरह का तर्क देते हुए यहाँ जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, चाहे आप जेपी नड्डा की रैलियों की बात करें या फिर अमित शाह की रैलियों की बात करें, रोड शो की बात करें, ये प्रदर्शित करती है कि बहुत बड़ा जनसमर्थन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन टॉलीगंज ये इलाका आमतौर पर बहुत पढ़े लिखे संभ्रांत वोटरों का इलाका माना जाता है और जाहिर सी बात है यहाँ पर अभिनेता और अभिनेत्रियों का बोलबाला भी है। लेकिन इस इलाके में टीएमसी का वर्चस्व हमेशा रहा है। अगर ये तिलिस्म टूटा फिर बहुत कुछ टूटेगा बंगाल में।
और बंगाल के लिए टॉलीगंज टॉलीवुड का हेडक्वार्टर है। आज बीजेपी की तरफ से जेपी नड्डा ने रोड शो किया तो उसी वक्त ममता की पार्टी को मैदान में उतार दिया। आज समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पहनकर जया बच्चन ने रोड शो किया। रोड शो से पहले जया बच्चन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद को प्रवासी बंगाली बताते हुए जया बच्चन ने खुद को जया बहादुरी बोल के इंट्रोड्यूस किया। फिर जया ने कहा कि वो अपनी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के कहने पर टीएमसी के प्रचार के लिए आई है। जया ने शुरू के 2-3 मिनट तो बांग्ला में बोला, लेकिन बीजेपी पर अटैक अंग्रेजी में किया। जरा सुनिए। I want to say, do not hijack my religion from me. Do not. Never. Do not hijack my democracy and my democratic right from me. And when I say me, I represent all the people. And that is why I am here. Because Mamata Banerjee is fighting, struggling, a single lady to preserve democratic right of every individual of Bengal. And Bengal thinks and does much before the rest of the country and the world does. जया बच्चन ने 70 के दशक के बाद बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री से अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन आज जब पार्टी के आला कमान से हुक्म मिला तो बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची और ममता बनर्जी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, और खास करके एक शब्द जो अपने आप में बंगाल की अस्मिता को उकेरता हुआ दिखा कि कोई भी किसी बंगाली को डरा नहीं सकता। यानी ये चुनाव एक तरह से बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी ही है। और ममता बनर्जी को एंडोर्स करने के लिए आज जया बच्चन ने जबरदस्त डायलॉग भी बोला। सुनिए जया बच्चन ने आज दीदी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। For a single woman fighting against all atrocities, head broken, leg broken, but they have not been able to break her heart and her brain, and her determination to move ahead and make Bengal one of the best in the world. व्हीलचेयर पर बैठी ममता बनर्जी की ये तस्वीर कुछ ऐसी है जो कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि ममता बनर्जी का पारंपरिक वोट बैंक और खास करके महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वो आज भी उन्हें अपने दिल में बिठाई हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी व्हीलचेयर पर बैठी ममता बनर्जी की इस तस्वीर को कितना खंडित कर पाती है, 2 मई को इसका स्पष्ट हम आपके सामने प्रमाण रखेंगे। तो बंगाल चुनाव में सभी पार्टियां बढ़ चढ़ कर दावा कर रही हैं। ममता ने आज कहा, हार से डरी बीजेपी अपने को एमपी को एमएलए बनाने लगी है। ममता के निशाने पर रहे बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चटर्जी। ममता ने हुगली की रैली में सिर्फ 50 सेकंड्स में ऐसा अटैक किया जो आज की ब्रेकिंग न्यूज बन गया। सुनिए ममता ने ऐसा क्या कह दिया। এমপি ইলেকশনে দাঁড়িয়েছে, এমপি ইলেকশনে জিতেছে, এবার আবার এমএলএ তে দাঁড়িয়েছে, কি করবে আমি জানি না। এরপরে আবার কাউন্সিলরে দাঁড়াবে, তারপরে গ্রাম পঞ্চায়েতে দাঁড়াবে, তারপরে স্কুল বোর্ডে দাঁড়াবে, তারপরে খেলার মাঠে দাঁড়াবে। কোনখানে দাঁড়াবে এদের জিজ্ঞেস করতে বলুন। আমি তো ওদের কীর্তিকলাপ সব জানি। আমাদের দলকে সারদা নারদা বলে, আর সারদা নারদার সবচেয়ে কোলের বাচ্চা হচ্ছে এরা। যে বাবুল সুপ্রিয় একদিন বলেছিল সারদা হচ্ছে রোজ ভ্যালির প্রথম রোজ, আর লকেট আমি নতুন করে কি বলবো, ও তো সারদাদের গলার লকেট হয়ে গিয়ে আমি সব সরি রোজ ভ্যালি সব জানি। এদের বিরুদ্ধে একটা কেস হয় না। ममता बनर्जी की यही खासियत है, एक स्ट्रीट फाइटर की तरह मंच से खड़े होकर अच्छे से बड़े नेता के बारे में कुछ भी कह जाना और आम लोगों की जबान में कहना जो लोगों के दिल में घर कर जाती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता उनके वोट बैंक में अभी भी ठीक वैसे ही बरकरार है। तो आपने सुना, ममता हुगली में बाबुल और लॉकेट पर हमलावर थीं, तो वहां से 70 किलोमीटर दूर टॉलीगंज में बाबुल सुप्रियो ममता के जवाब के साथ तैयार थे। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि दीदी बौखला गई हैं, वो चुनाव हार रही हैं, इसलिए अनाप शनाप बोल रही हैं। बाबुल सुप्रियो का पूरा बयान जरा सुनिए।
बंगाल हम जरूर जीत रहे हैं, जैसे अमित शाह जी ने कहा है अगले बार 200 पार वही होने वाली है। और 19 में हमने हाफ किया है, 21 में साफ हो जाएगा। और दीदी की बौखलाहट अगर आप 3 दिन में देखेंगे, जिस तरीके से अनाप शनाप बोल रही है, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रही है, कभी एकदम घटिया शब्द में प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी की, नड्डा जी किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनकी बौखलाहट से यही एकदम साबित हो जाती है कि बंगाल उनके हाथ से गई है। और उनकी असलियत समझने में लोगों ने 10 साल में जो है एकदम भरपूर उसको समझ गई है। उनकी नीयत क्या है, उनकी नीति क्या है, किस तरीके से उन्होंने अपने भाईपों के पॉकेट्स भर्ती किया है लोगों के पैसे से, कैसे उन्होंने माफिया राज चलाया, कैसे कोयले, बाली, गाय तस्करी, सब चीज़ को लेके क्या क्या किया है, वो कल भी शुभेंदु अधिकारी ने ये बात बताई है, आपने सुना है। तो बस आप देखते जाइए, 2 तारीख को यहाँ पे बीजेपी जश्न मनाएगी। बाबुल सुप्रियो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अब विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो किसी टेलीविजन चैनल से बात भी कर सकें। जब हमसे बात हो रही थी कि इंडिया टीवी पर आइए, इंटरव्यू दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आपसे बात करने में 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट अगर मैं वोटर के पास पहुंच जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। असमंजस की स्थिति है। एक केंद्रीय मंत्री के लिए विधायक का चुनाव अगर मरो या करो बन जाता है तो फिर वाकई में सोचना पड़ेगा बाबुल सुप्रियो को भी। वैसे दीदी का गुस्सा बाबुल और लॉकेट पर नहीं था। आज एक बार फिर 2 लोगों का नाम उन्होंने सबसे ज्यादा लिया। ममता ने आज शुभेंदु अधिकारी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मोदी का नाम लेकर एक बार फिर पर्सनल अटैक किया। दीदी का मोदी पर यह हमला बिल्कुल नया है, जरा इसे भी सुनिए। আমি নন্দীগ্রামে দেখেছি একটাও বাংলার লোক নয়। हमारा इधर में बहुत सारे हिंदी भाषी रहते हैं, उर्दू भाषी रहते हैं, हम उसको सैल्यूट करते हैं। दे आर नॉट द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर कौन है? जो गान लेके आता है, जो गुण लेके आता है और आके आदमी का ऊपर में अत्याचार करते हैं, जनता का ऊपर में इंडस्ट्री बंद कर देता है, जिंदगी छीन के लेता है, वो है गद्दार, वो है मिर्जाफर, वो है गुंडा। उसको गुंडा में करने मत दो। देश में आपने देख लिया क्या क्या नरेंद्र मोदी ने 6 साल में कुछ नहीं किया, खाली झूठा बोला, झूठा बोला, झूठा बोला। इसी के लिए झूठा उनको बोलने दो, उसको बातों पे विश्वास मत करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मीर जाफर की संज्ञा शायद पहली बार किसी भी राजनेता ने दी होगी। जाहिर सी बात है, यह कहना अपने आप में आसान नहीं है, लेकिन इसका जवाब भी प्रधानमंत्री अपने अंदाज में देंगे जरूर। और खास करके जिस तरह से आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी पर आक्रामक हैं, वो अपने आप में बताता है कि दोनों नेताओं के बीच वाक्य युद्ध एक अलग अंदाज में है। दीदी के खेला में आज एक्शन भी था, जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी भी थी और खेला भी पूरी तरह से था। इसके पहले दीदी का खेला आप हावड़ा के उल्लूबेरिया में देख चुके हैं। वैसा ही एक इंटरेस्टिंग तस्वीर 24 परगना में चुनावी मंच से भी आज आई है। खेला तो হবে যেটা হবে বিজেপিকে হারাতে হবে, বিজেপিকে এই মাটিতে রাজনৈতিক কবর দিতে হবে, জিততে হবে, জিততে হবে। चौबीस परगना वो दरअसल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तर और दक्षिण 24 परगना, जहां से 64 सीटें हैं विधानसभा की, और उस पर सिलसिलेवार तरीके से, चरणबद्ध तरीके से चुनाव हो रहा है। और इन सीटों पर ममता बनर्जी ने 2016 में जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी। सिर्फ इनमें से 3 सीटें टीएमसी नहीं जीत पाई थी। तो इस बार ममता बनर्जी के लिए खेला हो गए सिर्फ वो 3 सीट हारना नहीं है, शायद उससे भी बचाना है। दीदी आज जबरदस्त अटैकिंग मूड में थी। फुटबॉल के बाद दीदी ने बीजेपी पर एक और भविष्यवाणी कर दी। वो भविष्यवाणी बंगाल की नहीं थी, भविष्य में दिल्ली के सिंहासन की भी थी। दिल्ली का यह बयान आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग बन गया। ममता का यह बयान महज कुछ सेकंड्स का है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ওই একটা পায়ে আমি যা পড়ে বেড়াচ্ছি, ওই একটা পায়ে দেখবেন বাংলা জয় করব, আর দুটো পায়ে তো দিল্লি জয় আগামী দিন করতে হবে। ज्योति बसु देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए, और बंगाल में अगर आप किसी से भी बात कीजिए, हर बंगाली के जहन में एक बात है, एक बार एक बंगाली हमारे देश का प्रधानमंत्री तो जरूर बने। आज उसी बंगाली अस्मिता को एक बार फिर कुरेद रही हैं ममता बनर्जी। अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया तो मैं
प्रधानमंत्री के पद की दावेदार भी बन सकती हूं। यह बहुत बड़ा पासा है जो उन्होंने आज फेंका है। तो ममता बनर्जी ने आज हुगली में हुंकार भरी, वहीं उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने डायमंड हार्बर के महिषतला विधानसभा में रोड शो किया। महिषतला में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए अभिषेक बनर्जी खास तौर पर यहां रोड शो करने पहुंचे। अभिषेक का यह रोड शो इसलिए भी आज बेहद खास रहा क्योंकि कोल स्कैम केस में ऑडियो बम फूटने के बाद आज पहली बार अभिषेक बनर्जी भी रोड शो करने के लिए पहुंचे। कोल स्कैम केस को लेकर आए ऑडियो पर अभिषेक बनर्जी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जिनके लिए वो रोड शो करने पहुंचे थे यानी महिषतला से टीएमसी कैंडिडेट दुलाल चंद्र दास ने इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित से बड़ी ही बेबाकी से बात की। जरा इस बातचीत को सुनिए। जो टेप निकला जिसमें बताया गया है कि टेप तो बहुत, आप दीजिए ना, हमें तो टेप बना देता है आपको। आप डकैती किया है हमारा घर में, हम टेप बना देता है। टेप का तो आगे जांच करने पड़ेगा, टेप का जांच करने पड़ेगा ये टेप एक्चुअली ओरिजिनल है या नहीं। ये नहीं होने से तो नहीं होगा। टेप बना के आप छोड़ दिया मार्केट में, वो हो गया तो उसका कोई असर नहीं है चुनाव पे लगता है? कुछ असर नहीं। ऑडियो टेप का असर कितना होता है चुनाव में, ये हमने 2016 में देखा था जब नारदा स्कैम के तमाम टेप्स सामने थे, लेकिन हर किसी ने ममता बनर्जी के ऊपर ही मुहर लगाया था और चुनाव ममता बनर्जी ने जीता था। इस बार भी ये ऑडियो टेप 2 दिन तो सुर्खियां बटोर पाया, लेकिन क्या इससे मतदाता का मन बदलेगा? 2 मई को बताएंगे। तो कल सुबह से आप इंडिया टीवी पर चुनाव की खबर देखेंगे। कल सबसे ज्यादा 472 सीटों पर चुनाव है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अभी से पूरी तरह से तैयार है। शुरुआत करते हैं कोलकाता में मौजूद हमारे सहयोगी पवन नारा से। बंगाल में कल तीसरे राउंड की वोटिंग होने वाली है। कल की वोटिंग में जीत हार का दारोमदार बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं पर है। पवन, आप पिछले 1.5 महीने से बंगाल की गलियां गलियां घूम रहे हैं। कल के चुनाव के लिए किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं पवन? जी पंकज, आपको बता दें जिस तरीके से पहले 2 चरण निपट चुके हैं, तीसरे चरण के लिए सबकी निगाहें दक्षिण कोलकाता और या कहें उससे आगे 24 परगना की तरफ है। और ये चुनाव यहाँ बेहद टेंस माहौल हम महसूस कर पा रहे हैं। 1-2 घटनाएं ऐसी भी हुई जहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पर पथराव भी देखा गया। तो कल के चुनाव में कितनी हिंसा होती है, कितना तनाव होता है, उस पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि अब चुनाव गति पकड़ चुका है और जिस तरीके से फेज्ड मैनर में रखा गया है, अभी तक चुनाव शांतिपूर्ण रहा है और इसी चुनाव को शांतिपूर्ण बनाए रखना अभी भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस और इलेक्शन कमीशन के सामने बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, मनीष इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये बताइए कि अब उन इलाकों में चुनाव शुरू हो रहा है या मतदान की प्रक्रिया शुरू हो रही है जहां अभी तक तृणमूल कांग्रेस का अधिकार रहा या बहुताय रहा है, क्या इस बार अब पासा पलटता हुआ हम देखेंगे? पोलराइजेशन बड़ा हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ये इक्वेशन बहुत सही साबित होने की उम्मीद भी है, लेकिन अभी जिस जगह मैं मौजूद यहाँ से टॉलीगंज एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये टीएमसी का गढ़ भी माना जाता है। पिछले 2 लगातार चुनावों से जो आरोप विश्वास है वो लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं और आज जिस तरीके का यहाँ पे माहौल देखा उससे ये साफ जाहिर होता है कि टीएमसी के अंदर घबराहट है। वो चाहती है कि ये सीट किसी भी तरीके से ना गंवाएं, क्योंकि उसके सामने बाबुल सुप्रियो हैं और टॉलीगंज एक ऐसी सीट है जहां पर जिसको दूर कलाकार वहां रहते हैं, बंगाली फिल्म सिटी कहा जाता है। तो वहां पर इस तरीके का माहौल देखने को मिला है। सिर्फ टॉलीगंज ही नहीं बल्कि आसपास के वो तमाम इलाके हैं जहां पर चुनाव होने वाला है, वहां पर टीएमसी ने एक मजबूत अपनी किलेबंदी करके रखी है। लेकिन इस किलेबंदी में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और यही वजह है कि टॉलीगंज से लेके आसपास हावड़ा हो या साउथ 24 परगना की कुछ सीटें हो, लगातार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। हालांकि आज टीएमसी की तरफ से जया बच्चन ने कमान संभाली है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होती है और ये वाकई में टीएमसी के लिए पॉजिटिव साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तीसरे फेज के इस मतदान के साथ बहुत कुछ निर्भर करेगा कि तृणमूल कांग्रेस का भविष्य क्या होने जाना है। तीसरे और चौथे चरण का मतदान बस यही तय करेगा कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में एक बार फिर या दरअसल गायब है। और आज बंगाल के कोल स्कैम केस में क्या बड़ा खुलासा हुआ है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।